नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। केंद्र की सख्ती के बाद मसर्रत आलम गिरफ्तार। गृह मंत्री ने कहा नहीं बख्शे जाएंगे देशद्रोही। कांग्रेस ने लगाया नरमी बरतने का आरोप। कनाडा की कंपनियों में निवेश की अपील। प्रधानमंत्री ने कहा आर्थिक सुधारों में तेजी। 3 देशों की यात्रा के बाद देर रात लौटेंगे स्वदेश। पिछली तारीख से नहीं देना होगा टैक्स। निवेशकों को वित्त मंत्री का भरोसा। जीएसटी बिल जल्द पारित होने की उम्मीद। फिर आएगा भूमि संशोधन विधेयक। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा विकास के लिए बदलाव जरूरी। रचनात्मक सहयोग की अपील। व्यापम घोटाले में मध्य प्रदेश के राज्यपाल को राहत। एफआईआर पर हाईकोर्ट की रोक। संवैधानिक पद पर होने की दलील मंजूर। और आइए देखते हैं पहली खबर। जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेता मसर्रत आलम को आज गिरफ्तार कर लिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देशद्रोही गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मसर्रत की गिरफ्तारी को लेकर जम्मू कश्मीर सरकार पर केंद्र का भारी दबाव था। मसर्रत आलम पर बुधवार को एक रैली के दौरान पाकिस्तान का झंडा फहराने और पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने के आरोप हैं। गुरुवार देर रात नजरबंद किए गए हुर्रियत के नेता मसर्रत आलम भट्ट को शुक्रवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। मसर्रत आलम के खिलाफ कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनमें भड़काऊ कार्रवाई और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का मामला भी है। केंद्र सरकार ने साफ संदेश दिया है कि देश विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को लेकर हमारी सरकार किसी भी सूरत में समझौता नहीं कर सकती। जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार में शामिल बीजेपी पर भी मसर्रत के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भारी दबाव था। मसर्रत की गिरफ्तारी के बाद पार्टी ने संतोष जताया है। पहले दिन ही एफआईआर लग गया था, देशद्रोह का एफआईआर लगा था, उसके ऊपर भी था। बाकी लोग भी थे जिन्होंने पाकिस्तानी नारे लगाए और झंडे फहराए हैं। केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार और कोलिशन सरकार जो है जम्मू कश्मीर में इस प्रकार की गतिविधि को जो है बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी। इससे पहले बीजेपी को भी मसर्रत के मसले पर खूब आलोचना झेलनी पड़ी। विपक्ष ने बीजेपी पर जम्मू कश्मीर में अवसरवादी गठबंधन बनाने का आरोप भी लगाया है। राष्ट्रवाद की कसमें खाने वाली ये सरकार जिस तरह से अलगाववादियों को वहाँ पर रास्ता दे रही है, और जो भी आज ये 48 घंटे के बाद में जो फैसला लिया गया है, ये फैसला तुरंत होना चाहिए था। We discuss at political level to find solutions to the problem of Valley, Jammu and Kashmir state is separate, but separatists cannot have free hand to do whatever they like. बीजेपी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में उसने पीडीपी के साथ सुशासन के मुद्दे पर सरकार बनाई है, लेकिन इसके लिए पार्टी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकती। अलगाववादी मसर्रत को हाल ही में जेल से रिहा किया गया था। मसर्रत की गिरफ्तारी के मामले पर घाटी में कई जगहों पर विरोध भी हुआ। शुक्रवार को राज्य सरकार ने श्रीनगर से त्राल तक अलगाववादियों की रैली पर रोक लगा दी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर सुरक्षा कर्मियों पर पथराव भी किया। कश्मीर के अलगाववादी नेता मसर्रत आलम की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने राहत की सांस ली है, लेकिन इससे पहले पार्टी को न सिर्फ विपक्ष की आलोचना झेलनी पड़ी, बल्कि अपने समर्थकों से भी सोशल मीडिया पर काफ़ी खरी खोटी सुननी पड़ी। कैमरामैन जितेंद्र के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और इस पूरे घटनाक्रम पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ ग्रेटर कश्मीर के अनिल आनंद साहब। अनिल जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये जो प्रॉब्लम मैं कहूँ, जो ये समस्या खड़ी हुई है, पहली नज़र में आपके लिहाज से क्या वो चूक है या फिर कहाँ पर वो गलती जिसके चलते ये मामला इतना बढ़ गया? देखिए, मुझे हैरानगी नहीं हुई जो सब कुछ ये प्रकरण जो हुआ। उसकी एक वजह है। उसकी एक वजह है कि दोनों जो अलायंस पार्टनर्स हैं, ये अननेचुरल अलायंस था। किन्हीं परिस्थितियों की वजह से ये लोग इकट्ठे आए। दोनों का कश्मीर के प्रति अपना अपना एक अलग से नज़रिया है, और वो साउथ और नॉर्थ पोल के जैसे है वो। अब उस पर एक नज़रिया बनाने में मुझे लगता है बहुत सहनशीलता की ज़रूरत थी, और मानना चाहिए कि जब दोनों पार्टियों के नेता जब सरकार बनाने की कवायद में जुटे हुए थे, तो शायद इन्होंने इन बारीकियों पे भी बातचीत जरूर की होगी।
लेकिन जो घटनाक्रम जिस तरह से हुआ, कहीं मुझे लगता है कहीं अगर बातचीत हुई है तो लेटर एंड स्पिरिट में उसको फॉलो नहीं किया गया। और दूसरी बात यह है कि दोनों तरफ तजर्बे की कमी नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी किसी जमाने में आप उनको अपोजिशन पार्टी कहते थे, लेकिन अब वो बात नहीं है। करीबन 12 राज्यों में उनकी सरकारें हैं, केंद्र में दूसरी बार सरकार बनी और बहुत मेजॉरिटी के साथ बनी है। मुफ्ती मोहम्मद सईद बहुत एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है, देश के गृह मंत्री रहे हैं, तो तजर्बे की कमी नहीं है। कहीं ना कहीं एक जो कश्मीर के इशू के लिए जो उसका नजरिया है, वही कि क्या वाकई तजुर्बा तो है, गठबंधन का तजुर्बा भी है, सरकार में रहने का तजुर्बा भी है, लेकिन नजरिया वो उसमें इतना ज्यादा फर्क है जिसके चलते स्थितियां मैं कहूँ कि बद से बदतर हो जाती हैं। लेकिन मैं फिर एक राइडर यहां लगाता हूं कि नजरिया रहना ही था, वो उनका है। एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है जब भाजपा कश्मीर को देखती है। पीडीपी एक नई उपजी पार्टी वहां पे है, एक एक्सट्रीम स्टैंड लेके वो मेन लाइन से निकल के एक अलग से मुफ्ती साहब ने अपने एक जगह बनाने की एक चेष्टा की और वो कामयाब भी हुआ उसमें। मेरा ये मानना है कि राजनीति को जरा ज्यादा जल्दी से इन्होंने प्रोपेल कर दिया, राजनीति को थोड़ा बैक सीट लेनी चाहिए थी। ये दोनों चीजें साथ चलेंगी। कश्मीर बड़ा पेचीदा मसला है, बिना राजनीतिक इश्यूज को, मुद्दों को एड्रेस किए नहीं चल सकता। लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नेंस पे शुरू में ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। ये चीजें 2, 4, 5 महीने और वेट कर सकती थी। आप जिस तरह मसरत आलम को छोड़ना, उसके बाद उनको परमिशन दे देना पब्लिक मीटिंग, हालांकि कुछ बहुत लोगों का मानना, और मैं भी मानता हूं, बचपन से हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान का झंडा कोई फहरा रहा है, कोई नारेबाजी कर रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर उसको वैसे देखा जाए। लेकिन जब आप एक नए परिप्रेक्ष्य में इसको देख रहे हैं, और क्यों ये ज्यादा, क्यों इशू में, क्यों इतना ज्यादा ब्लास्ट क्यों हो गया इसमें, उसका एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के बीच में होना। उसका एक रीजन था, राज्य भी और केंद्र में भी, खासकर राज्य में जो अलायंस बना है उसका एक रीजन, जैसे मैंने पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर के प्रति एक अलग से नजरिया और देश के प्रति एक अलग से नजरिया, उनकी पेट्रियोटिज्म की एक जो कवायद रहती है उसको स्लीप पे पहन के घूमने की, लोगों को अपेक्षा थी कि ये बातें, अब भारतीय जनता पार्टी दोनों जगह सरकार में है तो ये बातें नहीं होंगी। लेकिन कोऑर्डिनेशन क्या, जब ऐसा पेचीदा मसला है तो अगर दोनों सहयोगी पार्टियां उसमें तुरंत बैठकर किसी मसले पर बातचीत करके फैसला करती तो शायद स्थिति ना बिगड़ती। क्या ये कहा जाए कि फैसला पहले हो जा रहा है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ रही है, जिसके चलते मामला ज्यादा खराब हो रहा है? मुझे लगता है कहीं अंग्रेजी में कहूं तो यू हैव हिट द नेल, बिल्कुल सही बात है। और इसमें एक कमी बहुत बड़ी है भाजपा के नजरिए से। भाजपा का सारा जो है संचालन जो है राज्य सरकार का या राज्य की राजनीति का, वो दिल्ली से हो रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको लोकल लीडरशिप जो नई उन्होंने पैदा की है अभी, वो सब नए लोग हैं, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं, नए आदमी हैं, पहली बार इलेक्शन जीते हैं। इसी तरह मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको कोई ताकत मिलनी चाहिए थी, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए था, ताकि वो लोकल लेवल पे खड़े होकर मुफ्ती मोहम्मद सईद जैसे दिग्गज नेता के सामने खड़े होकर कुछ अपनी बात कह सकें, कुछ उनकी बात को रोक सकें या डिस्कशन कर सकें। यहां से मॉरल सपोर्ट तक ही रहता तो मसला मुझे लगता है कुछ थोड़ा ठीक रहता। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, चूंकि लोगों का मैंडेट है और एक स्प्लिट मैंडेट था, दोनों पार्टीज की कंपल्शन हुई वो आए, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर ये इन चूकों का इससे कुछ सबक सीख के ऐसा फिर कभी ना हो, अगर दोनों धड़े बैठ के, जैसे आपने कहा कि ग्रेटर कोऑर्डिनेशन हो जाए, और मेरा मानना है कि जम्मू कश्मीर का जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है उनको बल देना चाहिए। तो क्या ये कहा जाए सर कि जिस तरीके का ये पूरा मसला रहा है, जो कानूनी कार्रवाई, जो कानूनी प्रावधान थे, उसको अपनाने की बजाय पहले राजनीतिक नफे नुकसान के लिहाज से स्टैंड ले लिए गए और उसके बाद कानून को अपनी प्रक्रिया करने के लिए छोड़ा गया? जाहिर है, देखिए एक बहुत बड़ी कंपल्शन है दोनों अलायंस पार्टनर्स की। ये अलायंस दोनों को, भाजपा को जम्मू क्षेत्र में बेचना है, मुफ्ती साहब को कश्मीर क्षेत्र में बेचना है। अभी तक वो बिक नहीं रहा था, तो कहीं उतावलापन भी था, मुफ्ती साहब का भी उतावलापन था कि अब दरबार मूव होने वाला है, सेक्रेटरीट जम्मू से शिफ्ट होना है श्रीनगर, तो कहीं ना कहीं मुझे खड़े होने की स्पेस थोड़ी मिल जाए, कोई बहाना मिल जाए कि जिससे मैं संवाद कर सकूं या कुछ लोगों को लगे कि जुड़ाव उनके साथ है। उस जल्दबाजी में कहीं ना कहीं वो 2 कदम आगे बढ़ गए और उनकी उस जल्दबाजी की वजह से भाजपा पीछे पड़ गई। इसलिए थोड़ा सा क्रिटिकल बैलेंस मेंटेन अगर करेंगे दोनों अलायंस पार्टनर तो गाड़ी चलेगी, नहीं तो मुश्किल होगा। और मसरत के लिहाज से अगर कहूँ, मसरत आलम जो है, क्या ये कहा जाए कि जिस तरीके का अब तक का रुख रहा है या वो जिस तरीके का स्टैंड ले रहे हैं, उससे साफ तौर पर ये है कि एक तबका ये मानता है कि आप उससे सहमत है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो अध्यक्ष हैं शहद अली शाह, वो काफ़ी बुजुर्ग हो चले हैं,
वो शायद उस पोजीशन को टारगेट कर रहे हैं जिसके चलते एक्सट्रीम लेवल पर जाकर विरोध करना और इस हद तक जा रहे हैं। देखिए, मसरत आलम एक सिंबल था। वो मसरत आलम कोई बहुत बड़े नेता नहीं है, वहाँ के अलगाववादी नेता नहीं है। ये मुझे लगता है कि जरूरत से ज्यादा उनको पब्लिसिटी दी। मीडिया का भी कहीं ना कहीं नी जर्क रिएक्शन हुआ है। ये कहीं ना कहीं नाप तोल करके उनकी हैसियत को देख के फिर उन पर बात की जाती। पाकिस्तान का झंडा उन्होंने फहराया, वो दैट इज कंडेमनेबल, उसका कोई दो राय ही नहीं है उसमें। भारत विरोधी नारे लगाए गए, पाकिस्तान की तारीफ में नारे लगाए गए, ये भी कंडेमनेबल है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस आनन फानन में, इन अलायंस के कंफ्यूजन में कहीं ना कहीं मीडिया भी 2-4 कदम आगे बढ़ के, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मीडिया को भी संयम बरतना चाहिए था थोड़ा सा। लेकिन मीडिया की कंपल्शन भी हो जाती है जब ऐसे विजुअल्स बन जाए। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है। हम लोग जब जिस जमाने में सिर्फ प्रिंट मीडिया था तो कहीं ना कहीं चीजें दब भी जाती थी, फोटो छप गया या कैसा छपा तो कुछ हो सकता था। आज लोगों की भी अपेक्षा है मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। अगर कुछ घटना घट रही है तो सब लोग चैनल फ्लिप कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वो विजुअल दिख जाए। उसको इतना ज्यादा हाइप देने की जरूरत नहीं थी और हाइप देने के साथ उसको बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया गया प्रिंस को। बहुत शुक्रिया सर इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक उस पर दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस, जर्मनी और कनाडा की यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। उनके देर रात दिल्ली लौटने की उम्मीद है। दौरे के आखिरी दिन गुरुवार को प्रधानमंत्री ने कनाडा के टोरंटो में उद्योगपतियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार तेजी से आर्थिक सुधार कर रही है। नरेंद्र मोदी के स्वागत में कनाडा के प्रधानमंत्री ने भोज भी दिया। कनाडा दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोरंटो में 30 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कनाडा के पास संसाधन है और भारत के पास अवसर। उन्होंने कनाडा की कंपनियों से भारत में निवेश की अपील की। नरेंद्र मोदी के सम्मान में कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने गुरुवार रात भोज भी दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्तों में नई गर्मजोशी आई है। ये यात्रा को मैं कई तरह से सफल मानता हूं। भारत और कनाडा के बीच इतना सब कुछ होते हुए भी वे एक दूसरे के ध्यान से हट गए थे। नहीं मिलने से यह स्वाभाविक भी था। अब मुझे विश्वास है कि हम एक दूसरे के ध्यान में ही नहीं, प्रयासों में भी साथ साथ रहेंगे, साथ साथ चलेंगे, साथ साथ पाएंगे। प्रधानमंत्री की कनाडा यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सबसे अहम समझौता अगले 5 साल के लिए 3000 मीट्रिक यूरेनियम की आपूर्ति का है। भारत को यूरेनियम अगले कुछ महीनों में मिलने लगेगा। कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के विकास में हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। Make no mistake, the government of Canada and Canadians overwhelmingly support and will always stand by the unity and the strength of India in the world. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यात्रा 9 अप्रैल को फ्रांस से शुरू हुई थी। फ्रांस के साथ 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने पर सहमति बनी, जो 2 साल बाद भारत को मिल जाएंगे। वहीं जर्मनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया अभियान में मदद करने और दोनों देशों के लिए सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता पर भी जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने निवेशकों को भरोसा दिया है कि भारत में अब पिछली तारीख से कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि टैक्स देने वाले भारत के विकास में साझेदार हैं, न कि बंधक। उन्होंने जीएसटी बिल के जल्द पास होने की उम्मीद भी जताई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक की बैठक में हिस्सा लेने के लिए वित्त मंत्री फिलहाल अमेरिका में हैं। वॉशिंगटन के पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भारत में टैक्स सुधारों की बात की। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शी कर प्रणाली के लिए काम कर रही है। उन्होंने टैक्स से जुड़े मुकदमों को घटाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी दी। What was a highly adversarial regime, we intend rationalizing it and making the tax department a lot more friendly to the assessee itself. वित्त मंत्री ने कहा कि भारत आधुनिक टैक्स प्रणाली के लिए तेजी से काम कर रहा है। इसके लिए संवैधानिक सुधारों के साथ प्रशासनिक और कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं। Look at the taxation vision. Our government had clearly stated, and I've repeated it several times, that we are not a high tax government. And therefore, our taxation policy is going to be guided by that principle. वित्त मंत्री ने उम्मीद जताई कि बजट सत्र के दूसरे हिस्से में जीएसटी बिल को संसद की मंजूरी मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी के लागू होने से पारदर्शिता के साथ भारत एकीकृत बाजार बन जाएगा।
कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। 20 अप्रैल से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे हिस्से में लाए जाने वाले बिलों को सरकार अंतिम रूप दे रही है। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने आज हैदराबाद में बताया कि सरकार भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल को फिर से पेश करने की तैयारी में है। इसके अलावा जीएसटी और कालेधन के खिलाफ विधेयक भी पेश किया जाएगा। सत्र के दौरान रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल भी पेश किया जाना है। संसदीय कार्य मंत्री ने बताया है कि देश के तेज विकास के लिए भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन जरूरी है। राज्यसभा का 235वां सत्र 23 अप्रैल से शुरू होगा, जो 13 मई तक चलेगा। हम किसान के हित में काम कर रहे हैं, किसान का फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, उनके बच्चों को नौकरी दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। और जो लोग इसको विरोध कर रहे हैं वो लोग किसान का हानि कर रहे हैं और गांव का हानि कर रहे हैं। इतना साल उन्होंने हानि किया, हमारा सरकार आके कुछ अच्छा कदम उठा रहे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 19 अप्रैल को रामलीला मैदान में होने वाली किसान रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस की रैली भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव के खिलाफ है। इसी को लेकर आज पार्टी के तमाम सचिवों की दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें तैयारियों का जायजा लिया गया। कांग्रेस इस रैली के जरिए केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों को जनता के बीच लेकर जाने की कोशिश में है। कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह, AK एंटनी और मोतीलाल वोरा के साथ पार्टी सचिवों की बैठक हुई। इसमें 19 अप्रैल को किसान खेत मजदूर रैली के आयोजन की तैयारियों पर चर्चा हुई। रैली को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी संबोधित करेंगे। कांग्रेस के माननीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी संबोधित करेंगे। वहीं मोदी जी अब किसान को मजदूर बनाने में लगे हुए हैं। लोगों में रोष है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने करीब 2 महीने के अवकाश के बाद वापसी की है। किसान रैली इस लिहाज से काफी अहम है कि राहुल गांधी जमीन अधिग्रहण के मुद्दे के सहारे लंबे वक्त बाद किसानों और खेत मजदूरों से सीधा संवाद करेंगे। कांग्रेस ने प्रदेश के मुख्यमंत्रियों, राज्य इकाइयों से रैली की कामयाबी को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि जमीन अधिग्रहण अध्यादेश के मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक विरोध किया जाएगा। कांग्रेस की ये रैली मोदी सरकार की किसान विरोधी, गरीब विरोधी नीति के खिलाफ है। ये सरकार अकारण अध्यादेश के माध्यम से किसानों के लिए परेशानी पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने संख्या बल की कमी की वजह से जमीन अधिग्रहण विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया और दोबारा अध्यादेश लेकर आई। सरकार ने अपनी ओर से अध्यादेश में 9 संशोधन किए थे, लेकिन विपक्ष उससे भी संतुष्ट नहीं है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्यपाल रामनरेश यादव के खिलाफ दर्ज FIR पर आज रोक लगा दी। कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए कहा कि रोक तब तक प्रभावी रहेगी जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता। कोर्ट ने इससे पहले 13 अप्रैल को सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। राज्यपाल रामनरेश यादव ने याचिका में दलील दी कि वो एक संवैधानिक पद पर हैं और इसीलिए उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं की जा सकती। व्यापम घोटाले की जांच कर रही STF ने रामनरेश यादव के खिलाफ इस साल 24 फरवरी को FIR दर्ज की थी। उन पर वन संरक्षक भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी में शामिल होने का आरोप है। राज्यपाल से के संबंध में जहां तक FIR है उसके क्रियान्वयन को स्थगित कर दिया है। इसका मतलब कि अब FIR स्टे होने का उनके खिलाफ में कि उनके खिलाफ अब कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता जब तक फैसला नहीं आ जाता। राजनीतिक दलों के बीच चंदे में मिली रकम की जानकारी जाहिर करने में मामले पर आमराय नहीं है। विधि आयोग की सिफारिशों के बाद निर्वाचन आयोग ने तमाम राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई थी, जिसमें 20,000 रुपए से कम के चुनावी चंदे के मामले में जानकारी सार्वजनिक करने पर चर्चा हुई। विधि आयोग की सिफारिश के मुताबिक अगर ये राशि 20 करोड़ से ऊपर पहुंच जाती है तो राजनीतिक दलों को उसे जाहिर करना बाध्यकारी होगा और ऐसा न करने पर 50 लाख का जुर्माना है। लेकिन कई छोटे राजनीतिक दल इस भारी भरकम जुर्माने के पक्ष में नहीं है। निर्वाचन आयोग ने विधि आयोग की सिफारिशों पर ही चुनावी चंदे के मामले में मसौदा पत्र जारी किया है। मसौदे के मुताबिक राजनीतिक दल 20,000 से कम के चुनावी चंदे की जानकारी देने पर एकमत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नितिन गडकरी की तरफ से दायर किए गए मानहानि के मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी है। केजरीवाल ने आपराधिक मानहानि के कानून को चुनौती दी है। इस पर कोर्ट ने कानून मंत्रालय को नोटिस जारी किया है।
अरविंद केजरीवाल पर इस वक्त आपराधिक मानहानि के कई मामले चल रहे हैं। उन्होंने इन मामलों पर रोक लगाने की मांग की थी। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। 2014 में नितिन गडकरी ने उन पर पटियाला हाउस कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में करोल बाग जैसे ज्यादा प्रदूषण वाले बाजारों में दिन में वाहनों से सामान की ढुलाई पर रोक लगा रखी है। पुलिस की सख्ती के चलते व्यापारी और ट्रांसपोर्टरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का ये प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर ट्रैफिक मुकेश चंद्रा के पास अपनी गुहार लेकर पहुंचा। दरअसल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पिछले दिनों के आदेश से करोल बाग, लाजपत नगर, साउथ एक्सटेंशन और चांदनी चौक जैसे ज्यादा प्रदूषण वाले बाजारों में सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक सामान चढ़ाने उतारने पर रोक है। पर हमारे को ये ऑर्डर के बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से हमारे को तंग करना शुरू करा गया और हमारा वो काम बंद हो गया। अगर मार्केट में माल नहीं आएगा, लोडिंग अनलोडिंग, तो अगर आप कोई अपने घर के लिए सामान खरीद के ले जा रहे हैं, अगर सपोज कर लीजिए आप अपने घर का बाथरूम बनवा रहे हैं, आप टाइलें लेने आए, तो लोडिंग अनलोडिंग तो वो भी कहलाएगी, उसको भी बैन कर दिया उन्होंने। तो इस तरह से कैसे व्यापार चलेंगे। राजधानी के थोक बाजारों में भारी वाहनों की एंट्री पर पहले से ही रोक लगी है, लेकिन इन बाजारों में रात में माल उतार कर रख दिया जाता था और दिन में छोटे वाहनों से सामान दुकानों तक पहुंचाया जाता था। लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए आदेश से सामान दुकानों तक पहुंच ही नहीं रहा है। नतीजतन व्यापारियों और ट्रांसपोर्टर्स के कारोबार को नुकसान हो रहा है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के इस सफर में अभी बस इतना ही। नमस्कार।